स्वागत। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उथल-पुथल भरे दौर की कहानी में उतर रहे हैं। ये है 1960 और 70 का दशक। हाँ, वो समय जब जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद सिर्फ ये सवाल नहीं था कि अब कौन, बल्कि बड़ा सवाल ये था कि अब क्या होगा। बिल्कुल। क्या भारत का लोकतंत्र, जो अभी मतलब नया ही था, बिना नेहरू के टिक पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न था उस वक्त। सही बात है। और देखिए, उस वक्त दुनिया भर में कई लोग ये मान रहे थे कि भारत शायद बिखर जाएगा या शायद सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी। हाँ, इसे खतरनाक दशक भी कहा गया। बिल्कुल, क्योंकि गरीबी, असमानता, खाने की कमी, ये सारी समस्याएं बहुत बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोकतंत्र पर वाकई कोई खतरा मंडरा रहा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि इस खतरनाक दशक में कांग्रेस पार्टी ने कैसे नेतृत्व परिवर्तन को संभाला, उसे क्या चुनौतियां झेलनी पड़ी और कैसे फिर इंदिरा गांधी के दौर में पार्टी की ताकत वापस लौटी, लेकिन शायद एक नए अंदाज में। हाँ, और हमारे पास जो अकादमिक स्रोत हैं वो इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के पहले बड़े इम्तिहान की है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं नेहरू जी के बाद के पहले उत्तराधिकार से। मई 1964 में उनका निधन हुआ और जैसा आपने कहा, दुनिया भर में अटकलें थीं। हाँ, डर तो था ही कि शायद सत्ता के लिए खींचतान होगी, देश कमजोर हो जाएगा। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उलट। हाँ, ये कमाल की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष थे के कामराज। उन्होंने बड़ी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने पार्टी के नेताओं और सांसदों से बात की और पाया कि ज्यादातर लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के पक्ष में थे। और उनको फिर सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। ये वाकई एक बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। शास्त्री जी जाने जाते थे अपनी सादगी के लिए। नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री भी थे और छवि एकदम साफ सुथरी थी। हाँ, मुझे याद है वो किस्सा। एक बड़े रेल हादसे के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री पद से। हाँ, वो उनके उसूलों का प्रतीक था। लेकिन शास्त्री जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल, जो 1964 से 66 तक रहा, बहुत मुश्किलों भरा था। बहुत ज्यादा। एक तरफ तो चीन युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई थी, ऊपर से लगातार 2 साल मॉनसून खराब रहा। सूखा पड़ा, देश में अनाज की भारी कमी हो गई। और फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध भी छिड़ गया। मतलब चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। इन्हीं मुश्किलों के बीच उनका वो मशहूर नारा आया, जय जवान जय किसान। हाँ, ये उस वक्त देश की 2 सबसे बड़ी चुनौतियों से लड़ने के जज्बे का प्रतीक बन गया था, सीमा की सुरक्षा और पेट भरने की जरूरत। पर यह दौर भी दुखद रूप से जल्दी खत्म हो गया। जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। हाँ, जब वो शांति समझौते पर दस्तखत करने गए थे। और फिर से वही सवाल खड़ा हो गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन। हाँ, और इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा था, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच। देसाई जी अनुभवी नेता थे, मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके थे, केंद्र में मंत्री थे। और इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थीं, कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी थीं और शास्त्री जी की सरकार में सूचना मंत्री थीं। यहाँ पर पार्टी के अंदर के जो ताकतवर नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उनकी भूमिका अहम रही। अच्छा। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी नई है, अनुभव थोड़ा कम है, तो शायद वो उनके कहमे चलेंगी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। हालांकि मुकाबला हुआ बाकायदा, कांग्रेस सांसदों के बीच वोटिंग हुई। हाँ, और इंदिरा गांधी जीत गई। देखिए, फिर से एक बार काफी खींचतान के बावजूद सत्ता का हस्तांतरण शांति से हो गया। ये वाकई दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही थीं। बिल्कुल। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्हें न सिर्फ सरकार चलानी थी, बल्कि पार्टी के अंदर अपनी पकड़ बनानी थी और देश की बिगड़ती आर्थिक हालत को भी संभालना था। और इसी पृष्ठभूमि में आता है 1967 का चौथा आम चुनाव, जो भारतीय राजनीति में एक भूचाल लेकर है। हाँ, 1967 का चुनाव। माहौल वाकई बहुत गर्म था। 2 प्रधानमंत्रियों की मौत हो चुकी थी। नई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई लोग अनुभवहीन मान रहे थे। देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। सूखा, अनाज की कमी, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, लोगों में बहुत गुस्सा था। हड़तालें, बंद, ये सब आम हो गए थे। और इसी बीच सरकार ने वो रुपये का अवमूल्यन भी कर दिया था, अमेरिकी दबाव में। हाँ, उससे महंगाई और बढ़ गई। सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को ज्यादातर कानून व्यवस्था की समस्या मान रही थी, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क रहा था। मतलब माहौल वाकई तनावपूर्ण था। और जाहिर है विपक्षी दलों ने इस माहौल का फायदा उठाने की सोची। बिल्कुल। समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। उन्होंने एक नारा दिया,
गैर कांग्रेसवाद। अच्छा। उनका कहना था कि कांग्रेस का राज अब अलोकतांत्रिक हो गया है, इसलिए सारी गैर कांग्रेसी पार्टियों को मिलकर कांग्रेस को हराना चाहिए। मतलब पार्टियों ने भी ये महसूस किया कि उनके वोट बढ़ जाते हैं और इसी का फायदा कांग्रेस उठा लेती है। हाँ बिल्कुल। तो कई राज्यों में अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों ने भी हाथ मिला लिया, कहीं मोर्चे बनाए, कहीं सीटों पर तालमेल किया। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी नई है, कांग्रेस अंदर से थोड़ी बटी हुई है, तो ये सही मौका है। और नतीजे तो वाकई चौंकाने वाले थे। बहुत ज्यादा। कांग्रेस लोकसभा में बहुमत तो ले आई, लेकिन 1952 के बाद ये उसकी सबसे बुरी हार थी। सीटें कम हुई, वोट शेयर गिरा। और सबसे बड़ा झटका शायद ये था कि इंदिरा गांधी के आधे कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए। हाँ, बड़े बड़े नाम थे उसमें, कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, सब हार गए। राज्यों में तो तस्वीर और भी बदल गई। हाँ, राज्यों में तो बहुत बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, या तो हारी या फिर दल बदल की वजह से बहुमत खो बैठी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, मतलब लगभग पूरा उत्तर भारत और दक्षिण के भी कुछ राज्य। बिल्कुल। और मद्रास यानी तमिलनाडु में तो डीएमके ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। ये पहली बार हुआ था कि कोई गैर कांग्रेसी पार्टी किसी राज्य में अकेले बहुमत लाई हो। तो इसका नतीजा क्या हुआ? गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने मिलकर सरकारें बनाई, जिन्हें संयुक्त विधायक दल यानी एसवीडी कहा गया। और इनमें अक्सर बिल्कुल विपरीत विचारधारा की पार्टियां साथ आ गईं। जैसे बिहार का उदाहरण लें, वहां समाजवादी, कम्युनिस्ट और जनसंघ एक ही सरकार में थे। सोचिए, और इसी दौर में वो दूसरी चीज भी खूब चली, दल बदल। ओ हाँ, दल बदल। विधायक एक पार्टी की टिकट पर जीतते और फिर दूसरी पार्टी में चले जाते। और यहीं से वो मशहूर मुहावरा आया राम गया राम। हाँ, हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने तो कहते हैं 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। बाप रे। तो इससे सरकारें बहुत अस्थिर हो गईं, बनती बिगड़ती रहती थी। तो 1967 के बाद तस्वीर ये थी कि कांग्रेस केंद्र में कमजोर हो गई थी, कई राज्यों से बाहर हो गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए असली चुनौती बाहर से ज्यादा पार्टी के अंदर सी थी। बिल्कुल, वही सिंडिकेट जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया था। सिंडिकेट के नेता चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर चलें, लेकिन इंदिरा गांधी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने सलाहकार पार्टी के बाहर से चुने और सिंडिकेट को मतलब किनारे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इंदिरा गांधी ने पार्टी के अंदर की इस पावर स्ट्रगल को, इस सत्ता की लड़ाई को विचारधारा का रंग दे दिया। हाँ, उन्होंने खुद को गरीबों का हिमायती दिखाना शुरू किया और सिंडिकेट को पुरानी अमीरों की सोच वाला। उन्होंने बैंकों पर सरकारी नियंत्रण, बीमा के राष्ट्रीयकरण, गरीबों के लिए भूमि सुधार जैसे वो 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। सिंडिकेट ने ऊपरी तौर पर तो हाँ कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध बढ़ रहा था। और ये टकराव खुलकर सामने आया 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। हाँ, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद पद खाली हुआ था। तो सिंडिकेट ने अपनी पसंद के उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार बनवा दिया, इंदिरा गांधी के मर्जी के खिलाफ। इंदिरा गांधी ने भी फिर जवाबी चाल चली। हाँ, उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसी बीच 2 बड़े फैसले लिए। हाँ, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बिल्कुल, 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स, जो सरकारी भत्ते थे, उनको खत्म करने की घोषणा की। ये बहुत लोकप्रिय कदम साबित हुए। इससे टकराव तो और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। कांग्रेस अध्यक्ष ने व्हिप जारी किया कि सब रेड्डी को वोट दें। इंदिरा गांधी ने अपील की कि सब अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। और नतीजा ये हुआ कि निर्दलीय वीवी गिरी जीत गए और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार रेड्डी हार गए। ओह, ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। और यहीं से पार्टी टूट गई। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, तो सिंडिकेट वाला गुट कहलाया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या पुरानी कांग्रेस, और इंदिरा गांधी वाला गुट कहलाया कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट या नई कांग्रेस।
इंदिरा ने इसे गरीबों और अमीरों के बीच की लड़ाई के तौर पर पेश किया। और इसी बीच वो प्रिवी पर्स का मामला भी चल रहा था। हाँ, वो भत्ता जो आजादी के समय रियासतों के विलय के वक्त राजाओं को देने का वादा किया गया था। लेकिन कई लोग मानते थे कि ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने इसे खत्म करने की कोशिश की। 1970 में संसद में बिल पास नहीं हो पाया, फिर अध्यादेश आया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाया। हाँ, कि देखिए वो गरीबों के लिए लड़ रही हैं और ये पुरानी ताकतें उन्हें रोक रही हैं। 1971 के चुनाव में ये मुद्दा खूब चला। और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने संविधान में संशोधन करके प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। हाँ, और यहीं से हम पहुंचते हैं 1971 के चुनाव और कांग्रेस की जबरदस्त वापसी की कहानी पर। पार्टी टूटने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। हाँ, वो सीपीआई और डीएमके जैसे दलों के बाहरी समर्थन से चल रही थी। इंदिरा गांधी ने अपनी समाजवादी छवि को और मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अब सीधे जनता के पास जाना चाहिए, अपनी नीतियों के लिए उनसे समर्थन मांगना चाहिए। तो दिसंबर 1970 में उन्होंने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी, कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले। हाँ, ये एक बड़ा और साहसिक कदम था, एक बड़ा दांव था। फरवरी 1971 में चुनाव हुए। मुकाबला तो मुश्किल लग रहा था। हाँ, कागज पर तो बहुत मुश्किल था। एक तरफ इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस आर थी, जिसका गठबंधन सीपीआई से था। दूसरी तरफ पुरानी कांग्रेस ओ और बाकी लगभग सभी बड़ी गैर कांग्रेसी गैर साम्यवादी पार्टियां, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टियां, सबने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बना लिया था। ग्रैंड अलायंस? और उनका मुख्य नारा क्या था? इंदिरा हटाओ। हाँ, बस यही। उनके पास कोई साझा सकारात्मक कार्यक्रम नहीं था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने एक सीधा, सरल और बहुत लुभावना नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। उन्होंने वादा किया कि वो सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करेंगी, जमीन और शहरी संपत्ति की सीमा तय करेंगी, असमानता घटाएंगी और प्रिवी पर्स तो खत्म कर ही दिया था लगभग। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। इसके जरिए इंदिरा गांधी ने देश भर के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों को सीधे अपने साथ जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक तरह से एक नया वोट बैंक बनाया। और नतीजे? वो तो और भी नाटकीय थे। हाँ, नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना चुनाव कराने का फैसला। इंदिरा गांधी की कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन ने मिलकर जबरदस्त जीत हासिल की, 375 सीट्स। 375। अकेले इंदिरा की कांग्रेस को 352 सीटें मिली। हाँ, जो शायद नेहरू जी के समय की कांग्रेस से भी ज्यादा थीं। और दूसरी तरफ वो ग्रैंड अलायंस और पुरानी कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस ओके, जिसमें इतने सारे दिग्गज नेता थे, वो बुरी तरह हार गई। सिर्फ 16 सीटें मिली। सिर्फ 16? और ग्रैंड अलायंस तो ग्रैंड फेलियर साबित हुआ, 60 सीटें भी नहीं जीत पाया कुल मिलाकर। तो इस जीत ने साबित कर दिया कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। हाँ, और भारतीय राजनीति में उसका दबदबा फिर से कायम हो गया। और इस जीत के फौरन बाद एक और बड़ी घटना हुई, बांग्लादेश का बनना। बिल्कुल। पूर्वी पाकिस्तान में संकट गहराया, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इससे इंदिरा गांधी की छवि एक मजबूत, निर्णायक नेता के तौर पर और भी निखर गई। यहां तक कि विपक्षी नेता भी उनकी तारीफ करने लगे थे उस समय। हाँ, और फिर 1972 में जब राज्यों के चुनाव हुए तो इंदिरा की पार्टी लगभग सभी राज्यों में जीत गई। अब वो गरीबों की मसीहा भी थीं और एक ताकतवर राष्ट्रवादी नेता भी। उनका विरोध करने वाला लगभग कोई नहीं बचा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पुरानी कांग्रेस व्यवस्था की वापसी थी, जिसने दशकों तक भारत पर राज किया था? स्रोत कहते हैं नहीं, ये वापसी तो थी, लेकिन ये वो पुरानी कांग्रेस नहीं थी। अच्छा, कैसे अलग थी ये? देखिए, इंदिरा गांधी ने पार्टी को एक तरह से दोबारा गढ़ा था। ये नई कांग्रेस बहुत लोकप्रिय थी, शायद पुरानी से भी ज्यादा, लेकिन ये पूरी तरह से इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर टिकी थी। इसका अपना सांगठनिक ढांचा उतना मजबूत नहीं था जितना पुरानी कांग्रेस का था। पुरानी कांग्रेस में अलग अलग गुट और विचारधाराएं समा जाती थीं, इसलिए वो ज्यादा लचीली थी। बिल्कुल। ये नई कांग्रेस ज्यादा केंद्रित थी, सेंट्रलाइज्ड थी। इसमें अलग अलग आवाजों के लिए जगह शायद कम थी। ये चुनाव जीतती थी, लेकिन ये कुछ खास वर्गों पर ज्यादा निर्भर थी, जैसे गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं। तो मतलब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को बदला और फिर उसे बहाल किया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने सत्ता तो वापस हासिल कर ली और उनकी अपनी ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई। लेकिन शायद इस प्रक्रिया में पार्टी के अंदर और शायद देश में भी लोकतांत्रिक बहस और अलग अलग मतों को जगह देने की गुंजाइश कुछ कम हो गई।
तो कुल मिला के ये दशक भारतीय लोकतंत्र के लिए वाकई एक अग्नि परीक्षा जैसा था। बिल्कुल। नेहरू जी के जाने के बाद के शक और सवाल, शास्त्री जी का छोटा कार्यकाल, फिर इंदिरा गांधी का उभार, 1967 का वो बड़ा झटका, पार्टी का टूटना, और फिर गरीबी हटाओ के नारे के साथ 1971 में वो जबरदस्त वापसी। ये पूरी कहानी दिखाती है कि लोकतंत्र कैसे चुनौतियों का सामना करके खुद को बदलता है, अडैप्ट करता है। कांग्रेस लौटी जरूर, पर एक नए रूप में। हाँ, ज्यादा केंद्रीकृत, ज्यादा नेता पर आधारित। सत्ता मजबूत हुई, लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, शायद लोकतांत्रिक संवाद की जगह थोड़ी सिकुड़ गई। और यहीं पर हम आज के श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोतों से ये बात उभरती है कि अपार लोकप्रियता और भारी जनादेश के बावजूद लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का दायरा शायद कम हो गया। तो सोचने वाली बात है कि जब राजनीतिक शक्ति, चाहे वो जनता द्वारा ही क्यों ना दी गई हो, एक ही जगह बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाती है, तो खुद लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर इसका क्या असर पड़ता है? ये सवाल इस दौर के विश्लेषण से उठता है और शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।